गामा मुस्कुराते हुए बुलंद आवाज में बोला, शादो, मेरा बुखार तभी ठीक होगा जब तू मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आएगी। मैं सारी जिंदगी तेरा इंतजार करूंगा। गामे की बातें सुनकर बुरे बुरे मुंह बनाती शादो जब अपनी झुग्गी में दाखिल हुई तो सारी झुग्गी सिगरेट के धुएं से भरी पड़ी थी। काला और इनकी बरादरी के चार और मर्द बैठे ताश खेल रहे थे। शादो के अंदर दाखिल होते ही एक मर्द बोला, काले, भरजाई आ गई, लगता है हमें अब जाना चाहिए। काले ने आज खूब चर्च पी रखी थी। वो झूमते हुए बोला, तेरी भरजाई की मां की, अरे तू बैठ और अपनी बारी चल। वो कुछ कहे तो सही, इसे नंगा करके मारूंगा। शादो ने गोदड़ी पे लेटते एक टक छत को घूरते बच्चे को उठाकर कलेजे से लगाया और इसे चूमती हुई उठाकर झुग्गी से बाहर निकल आई। बच्चे ने शादो को देखते ही खुशी से किलकारियां मारनी शुरू कर दी। शादो कुछ देर उससे लाडियां करती रही और फिर चोली ऊपर करके दूध पिलाने लगी। इतने में इसकी नजर अपनी बिल्ली पर पड़ी जो मुरझाए चेहरे से झुग्गी के बाहर चत लेटी हुई थी। ये बिल्ली शादो के पास 2 साल से थी और अब ये पहली बार मां बनने वाली थी। इसकी हालत देखकर यूं लग रहा था जैसे आज रात जरूर इसने बच्चों को जन्म देना था। शादो ने बिल्ली को पिचकारा तो अपनी भारी भरकम पेट लिए धीरे धीरे चलती शादो के कदमों में आकर बैठ गई। शादो ने हाथ बढ़ाकर इसके जिस्म को सहलाते हुए कहा, आज तू भी मां बन जाएगी। तुझे भी मेरे जैसा काका मिलेगा। हो सकता है तेरे 2-3 काके हों। जब वो तेरी छाती से लिपट कर तेरा गरम गरम दूध पिएंगे तो तुझे यूं लगेगा कि दुनिया जहां की खुशियां और दौलत तुझे मिल गई है। तेरे दिन भर की थकावट उतर जाएगी। तू भी बिल्कुल मेरी तरह हो जाएगी। अंदर झुग्गी में चलने वाली बेहुदा गुफ्तगू और कहकों से ध्यान हटाने को शादो कुछ देर यूं ही बिल्ली से बातें करती रही और फिर अपने बच्चे को उठाकर झुग्गी में गई। इसे गोदड़ी पर सुलाकर बाहर निकलने लगी तो काले ने आवाज लगाई, कंजरी, किधर जा रही है? रोटी बनाकर दे, भूख से बुरा हाल हो रहा है। शादो ने जवाब दिया, हाँ बना देती हूँ। मैं मट्टी को थोड़ा सा पानी लगाऊं, बहुत सख्त हुई पड़ी है। फिर रोटी के बाद घुघु घोड़े भी बनाने हैं। ये कहकर शादो बाहर गई जहां एक तरफ इसने मट्टी को छान कर गूंथ कर रखा हुआ था। इस मट्टी पर पटसन की बोरी देकर ढांप दिया गया था ताकि जल्द खुश्क न हो सके, लेकिन इसके बावजूद इसकी सतह खुश्क नजर आ रही थी। शादो ने बोरी हटाकर इस पर पानी छिड़का और फिर नीचे बैठकर इसे आटे की तरह गूंदना शुरू कर दिया। काफी बार अलटने पलटने के बाद जब इसने महसूस किया कि अब मिट्टी बिल्कुल नरम हो चुकी है तो वो उठी, अपने हाथ धोए और आटा घी उठाने झुग्गी में दाखिल हुई जहां से सब निखट्टू जा चुके थे, जबकि काला अभी तक भी सिगरेट फूंकता खांस रहा था। कल रात इसने जो सालन बनाया था अभी तक पड़ा हुआ था। उसने रोटी बनाई और बनाकर काले के सामने जा रखी, जबकि खुद वापस पत्थरों से बने इस चूल्हे के पास जाकर खाना खाने लगी जो झुग्गी के ऐन दरवाजे पर बाहर की तरफ था। खाना खाने के दौरान काला मुसलसल शादो को घूरता चला जा रहा था, जबकि शादो इसके इस अंदाज पे सख्त कराबत महसूस कर रही थी, क्योंकि जब भी काला चर्स पीता और नशे में गर्क होता वो शादो को इन्हीं नजरों से देखता और आने वाली रात शादो के लिए अजाब बन जाती थी। खाने के बाद शादो काले के सामने से बर्तन उठाने को झुकी तो काले ने इसका बाजू पकड़ लिया और बोला, ये बर्तन रखकर सीधी मेरे बिस्तर में आना, समझी ना? शादो नरमी से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, हाँ बस कुछ खिलौने बना लूं, उसके बाद तेरे पास ही आती हूं। काला शादो के जवाब पे पीले दांत निकालकर मुस्कुराया और जमीन पर बिछे बिस्तर पर लेट गया। बर्तन समेट लेने के बाद शादो ने लालटेन उठाई और झुग्गी से बाहर जमीन पर जा बैठी और निहायत इन्हमाक और सलीके से बर्तन बनाने लगी। वो जब भी मिट्टी से गुड्डे गुड्डियां बनाती यही सोचती कि सब कहते हैं कि हम इंसानों को भी ऊपर वाले ने मिट्टी से बनाया है, तो क्या उसने भी ऐसे ही मिट्टी को कूट कर छान कर पानी से नरम किया होगा? क्या इसने भी अपने हाथों में सबको बनाया होगा या इसके पास कोई मशीन होगी? फिर वो अपने उन दोनों सवालों पे हंसने लगती और खुद को मुखातिब करके कहती, शादो तू कितनी पागल है। वो तो पूरी दुनिया का बनाने वाला है। इसके नजदीक ये इंसानी जिस्म बनाना कौन सा मुश्किल है। वो एक जैसे घुघु घोड़े नहीं बनाता, वो तो हर तरह के इंसान बनाता है, जैसे शादो, जैसे काका, अलग गामा। हर इंसान एक दूजे से है, कोई अच्छा है कोई बुरा है, लेकिन वो सारे इंसान अच्छे क्यों नहीं बनाता? वो काले जैसे खबीस मर्द ही क्यों बनाता है? वो सारे इंसान एक क्यों नहीं बनाता? कोई कंजर है, कोई राना है, कोई रईस है, लेकिन सबसे घटिया कंजरी है। शादो और भी बहुत कुछ सोचती रही, लेकिन अंदर से काले ने आवाजें देना शुरू कर दी, शादो अब बस भी कर दे, आ जा मेरे पास। अब ये घुघु घोड़े छोड़ भी दे। शादो ने आवाज दी, आती हूं।
घुघु घोड़े छोड़ दूंगी तो तुम यूं घर पर पड़े पड़े सुकून से खाओगे नहीं। मेरी मजबूरी है। शादो ये कहकर दोबारा से खिलौने बनाने में मगन हो गई। वो फिर से सवालों जवाबों में उलझने लगी थी कि इतने में काला अंदर से डगमगाए कदमों से बाहर आया और जमीन पर बैठी शादो को पीछे से दबोचकर उठा लिया। शादो कालो की बाहों में कसमसाती हुई चलाने लगी। काले, क्या कर रहा है? मेरे हाथ मट्टी से लथड़े हुए हैं, हाथ तो धोने दे। काले ने शादो की एक न सुनी। वो डगमगाए कदमों से अंदर जाने लगा तो गूंदी हुई मट्टी के करीब पड़ी लालटेन उलट गई। इसका शीशा टूट गया और वो फड़क की आवाज से बुझ गई। काले ने शादो को लाकर बिस्तर पर पटखा और इस पर सवार हो गया। शादो कसमसाते हुए इसकी बाहों से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन नशे में धुत काला इसे छोड़ने को तैयार न था। इसने शादो को जकड़ते हुए कहा, शादो, तू आज ऐसे कर रही है जैसे मैं तेरा खसम नहीं, कोई अजनबी हूं। खसम जब बीवी को आवाज दे तो आटा गूंदना छोड़कर भी इसे मर्द को सुकून देना आना होता है, जबकि तूने मेरी एक न सुनी और मट्टी में घुसी रही और अब भी जान छुड़वा रही है। क्या नया खसम ढूंढ लिया? ये कहकर इसने शादो के चेहरे और गर्दन पर बोसों की बौछाड़ कर दी और कितनी ही देर वो यही कुछ करता रहा। फिर इसने शादो के मट्टी से लथड़े हाथों में अपने हाथ पेवस्त किए तो गीली चिकनी मिट्टी इसके हाथों पे भी लग गई और इस मट्टी ने गोया जलती पे तेल वाला काम किया। अगले ही पल वो शादो को लिबास से बेनियाज कर चुका था। शादो अब कसमसाना छोड़ चुकी थी। वो खुद को हालात के धारे पर छोड़कर खुद को मुकम्मल काले की तहवील में दे चुकी थी, जबकि काला वहशियों की तरह इस पर टूट पड़ा था। न जाने कितना ही वक्त ऐसे गुजर गया, लेकिन काला था कि बस न कर रहा था। इसने हाथ बढ़ाकर पास पड़ी दिया सलाई उठाई और शादो के सीने पे लेटे लेटे सिगरेट सुलगा दिया। शादो को सिगरेट के धुएं से निहायत नफरत थी। वो अपने चूर चूर वजूद के दर्दों को सहती हुई बोली, काले, अब बस भी कर दे। मेरा जिस्म टूट रहा है, मेरा दम घुट रहा है। काले ने सिगरेट का एक लंबा सा कश लिया और सारा धुआं इसके चेहरे पर छोड़ते हुए बोला, आज की रात इतनी जल्दी बस नहीं होगी। आज मैंने अफीम भी खाई है। आज ही तो इतना अरसे बाद कुछ ज्यादा वक्त साथ गुजारने को मिल रहा है। धुआं शादो के नथनों से फेफड़ों में गया तो वो खांसने लगी। काले, खुदा के लिए बस कर दे, मैं तेरी बीवी हूं। मैं किराए पे लाई हुई कंजरी नहीं हूं जो तू ऐसा रवैया दिखा रहा है। काला शादो की बात पे कहके लगाते हुए इसे मजीद दर्द देता हुआ पागलों की तरह बोला, एक बार फिर से बोल शादो, तू कंजरी नहीं है? अरे तू कंजरी ही तो है, तू मेरी कंजरी है। ये कहकर काले ने सिगरेट परे फेंका और शादो को पलटकर एक नया जाविया देते हुए इसकी पश्त पर धीरे धीरे दांतों से काटने लगा। काले के हर एक अंदाज से शादो जैसे तड़प तड़प कर निढाल हो रही थी। इसे यूं लग रहा था कि जैसे इसकी जान निकल जाएगी। काला अब साथ साथ इसके झांपड़ भी लगाता जा रहा था, जिसकी आवाज पूरी झुग्गी में गूंज रही थी। दर्द जब हद से बढ़ता तो वो चिल्लाती, ओ काले, अब बस कर दे। क्या कुत्ते की तरह मेरा जिस्म नोच कर खाने का इरादा है? बेशर्म जलील इंसान, आज तुझे हो क्या गया है? मैं मर जाऊंगी। काले ने मजीद शिद्दतें दिखाते हुए कहा, हाँ, मैं इस वक्त कुत्ता हूं और यह तरीका भी कुत्ते वाला है। हाय, आज तो मेरी कंजरी पहले दिन की दुल्हन की तरह लग रही है। आज तो कितनी मस्त लग रही है। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। शादो भले कितनी ही निडर थी, कितनी ही बहादुर थी, लेकिन वो एक औरत थी और एक तवाना मर्द की गिरफ्त में थी, जिससे जान छुड़वाना मुश्किल हो चुका था। ये मर्द इसका मजाजी खुदा भी था, जो इसे ये भी समझा रहा था कि आटा गूंदते हुए वो भी इसे पुकारे तो शादो का हक था कि इसे सुकून देती। इसका मजाजी खुदा आज इसके जिस्म पर वो ज़रबे लगा रहा था कि जैसे वो इसकी बीवी नहीं बल्कि एक रात के लिए लाई कंजरी हो। ये सब सोचकर शादो दर्द से कराहते हुए तलखी से हंसते हुए खुद से हम कलाम होने लगी। हाँ, मैं कंजरी ही तो हूं। मैं एक ही वक्त में काले की बीवी भी हूं और कंजरी भी हूं। मैं इसके बच्चे की माँ भी हूं और कंजरी भी हूं। हाँ, एक कंजरी के साथ यही होना चाहिए। एक कंजरी की किस्मत में ऊपर वाला यही लिखकर इसे जमीन पर उतारता है कि वो पैसा कमाए और मर्द को भी इसकी मर्जी के मुताबिक सुकून दे, बेशक इस दौरान वो मर ही क्यों ना जाए। आधी रात के करीब काला शादो के जिस्म पर ही ढेर हो गया। इसके मुंह से उठती चर्च और सिगरेट की बू शादो को अपने नथनों में उतरती महसूस हो रही थी, जबकि इसका पसीना शादो के जिस्म में समाये जा रहा था। अगले ही पल इसने करवट ली और शादो के जिस्म के पास ही धड़ाम से गिरा और खराटे लेने लगा। शादो कितनी ही देर साकित नजरों से अंधेरी झुग्गी के कपड़ों से बनी छत को देखती रही। इसका जहन जैसे खाली हो चुका था, जिसमें कोई तखय्युल न था। पूरा जिस्म दर्द की लपेट में था और वो खुद को एक जिंदा लाश समझ रही थी। वो शायद दिन चढ़े ऐसे ही औंधे मुंह लेटी रहती, लेकिन अचानक इसका बच्चा जोर जोर से रोने लगा।
इसने दर्द बने जिस्म को घसीटते हुए बच्चे तक पहुंचाया और अपने सीने से लगा लिया, जहां काला अपने गलीज दांतों के निशान छोड़ चुका था। सुबह शादो की आंख खुली और जब वो लिबास जेब तन करके बाहर निकली तो सामने का मंजर देखकर इसकी चीख निकल गई। शादो के सामने इसकी चहीती लाडली बिल्ली खून में लथपथ आसमान की तरफ मुंह खोले पड़ी थी। वो दौड़ती हुई पास गई। जब इसे हिला जलाकर देखा तो इसका जिस्म ठंडा होकर अकड़ चुका था। न जाने कितनी देर कब्ल बिल्ली मर चुकी थी। शादो की आंखों से दफतन आंसू जारी हो गए। गुज़िश्ता 2 साल में उन्होंने कमोबेश 5 जगहों पर झुग्गियां लगाई थी, लेकिन कभी भी ऐसा न हुआ कि बिल्ली इन्हें छोड़कर पीछे रह गई हो। हालांकि ऐसा भी वक्त आया कि खाने को कुछ ना रहा हो तो भी ये इस तरह शादो के संग भूख काटती रही थी। इस मासूम जानवर ने हमेशा ही अपनी वफादारी का सबूत दिया था। शादो अपने हाथ इसके जिस्म पर फेरते हुए बिलक रही थी कि अचानक एक बात ने शादो को हैरान कर दिया। इसकी बिल्ली का पेट बिल्कुल भी नजर ना आ रहा था, हालांकि वो तो मां बनने वाली थी। फिर इसे ख्याल आया कि हो सकता है कि रात गए इसने बलूंगड़ों को जन्म दिया हो और वो इधर उधर ही कहीं मौजूद हों। शादू ने आंसू पूंछे और यहां वहां देखने लगी कि इसकी नजर गधा गाड़ी के पास पड़ी घास पर पड़ी, जहां पर 3 अदद बलूंगड़े नजर आ रहे थे। वो दौड़कर वहां गई और जब इन्हें हाथ से बुलाया तो पता चला कि 2 बलूंगड़े मर चुके थे, जबकि एक बलूंगड़ा नीम जान पड़ा था। शादू जिंदा बलूंगड़े को उठाकर झुग्गी में ले आई, जो भूख से निढाल हुआ जा रहा था। लेकिन शादो के पास दूध की एक बूंद भी न थी। वो लोग खुद काफी दिन से कहवा पीकर गुजारा कर रहे थे। शादो सोचने लगी कि पिल्ले के लिए दूध का इंतजाम करना जरूरी है, वरना तो ये भूखा मर जाएगा। शादो ने बलूंगड़े को एक कपड़े में लपेटकर झुग्गी में रखा और बाहर निकलकर मैदान में लगी एक और झुग्गी की तरफ जाने लगी। सुबह सुबह उस वक्त झुग्गियों में रहने वाली तकरीबन सारी ही औरतें और लड़कियां जाग चुकी थीं और अपने अपने काम धंधे की तैयारी कर रही थीं। शलवारों से बेनियाज मैले कुचैले बच्चे इधर उधर घूम फिर रहे थे। कोई बच्चा खड़े होकर पेशाब कर रहा था तो कोई अपनी मां के पीछे रोता मुंह बसोड़ता किसी चीज की फरमाइश करता नजर आ रहा था। पूरे मैदान में कोई मर्द ना था। सब मर्द अभी तक अपनी अपनी झुग्गियों में सोए पड़े थे। शादो पहली झुग्गी के बाहर ही रोटी बनाती सुखा के पास जा रुकी, जिसके 3 बच्चे इसके इर्द गिर्द बैठे भूखी नजरों से तवे पर डाली रोटी देख रहे थे कि कब रोटी उतरे और वो खाएं। सुखा शादो को देखते ही बोली, आज सुबह सुबह तू इधर किधर? तेरे पास तो हमारे लिए वक्त ही नहीं होता। शादो ने इसे सारी तफसीलात बताने के बाद कहा, सुखा मुझे थोड़ा दूध चाहिए, बलूंगड़े को पिलाना है। सुखा बोली, शादो दूध तो था लेकिन रात को मेरा खावन पी गया, इसे तो अपने बच्चों का भी एहसास नहीं। ये कहकर इसने पास पड़ी काली भजंग देगची का ढकना उठाया ताकि शादो किसी मुगालते में ना रहे। शादो बिना कुछ बोले उजलत में वहां से उठी और बाकी तीनों झुग्गियों में गई, लेकिन किसी के पास दूध ना था, और अगर होता भी तो शायद वो ना देते। सिवाय सुखा के शादो को किसी से अच्छाई की उम्मीद न थी। सुखा हमेशा दूसरों के सुख दुख में शरीक होती थी, लेकिन बाकी सभी मतलबी थे। गो के ये सब झुग्गियों वाले एक बरादरी के थे, लेकिन सिवाय मर्दों के कभी इनकी औरतें इत्तफाक सलूक से न रहती थीं, और इसकी वजह इनके अलग अलग धंधे थे। कोई भिखारन थी, कोई नाचने वाली तो कोई जिस्म फरोश। महज एक शादो ही थी जो घुघु घोड़े बनाती थी या कभी कभार अपनी सुरीली आवाज में कुछ गाना गा लेती थी। अपने अलग अलग धंधों की वजह से किसी की कमाई ज्यादा होती थी, किसी की कम, तो इस वजह से औरतों में जलन का बेतहाशा मादा पाया जाता था। क्योंकि मर्दों ने कुछ काम धंधा करना ना होता था, इस वजह से वो मुत्तहिद थे और औरतों को इस्तेमाल करना खूब जानते थे। शादो मायूसी लिए अपनी झुग्गी की तरफ वापस पलटी, जहां अभी तक मुर्दा बिल्ली उसी जाविये में पड़ी हुई थी। इसे बिल्ली के बिछड़ने का बहुत सदमा था, लेकिन अब इसे ये फिक्र खाए जा रही थी कि इसके बलूंगड़े को जिंदा रखने की चाराजोई की जा सके। झुग्गी में दाखिल होकर इसने नीम जान बलूंगड़े को उठाया और आड़े तिरछे लेटे काले को देखा, जो कि अभी तक मदहोश पड़ा खराटे ले रहा था। शादो का अपना बच्चा भी पलके मोंदे सुकून से सो रहा था। शादो कुछ देर बलूंगड़े को देखती रही और कल शाम को इसकी मां से होने वाली गुफ्तगू याद करने लगी। कल शाम शादो बिल्ली को मां बनने की बशारत दे रही थी। वो बिल्ली को देखकर खुश हो रही थी कि जल्द ही इसके बच्चे आएंगे तो शादो की फिक्रों से भारी जिंदगी में कोई खुशी का सामान पैदा होगा। वो उनसे खेलकर अपने गम भुला देगी, मगर शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही पल जैसे शादो की ममता जाग उठी, इसने भराई हुई आंखों से अपनी चोली उठाई और बलूंगड़े को अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाने की कोशिश करने लगी। दूध की चंद बूंदें इसके अंदर गईं तो जैसे इसके जिस्म में जिंदगी दौड़ गई। वो शादो के सीने से लगा इस तरह दूध पीने लगा जैसे कि इसका अपना बच्चा पीता था। कुछ देर बाद शादो ने इसे अलग किया और इसे एक कपड़े पर लिटाकर बाहर निकल गई। मुर्दा बिल्ली और इसके दोनों बच्चों को उठाया और थोड़ी दूर इसी मैदान में गड्ढा खोदकर दफना दिया।
वो जिंदगी के अंजाम के बारे में सोचकर दहल रही थी। इंसान हो या जानवर, मौत किसी को ना बख्शती है, और जिंदगी कभी किसी को अच्छी दोस्त साबित ना होती है। कुछ देर बाद वो वापस उस जगह आई जहां रात को घुघु घोड़े बना रही थी, तो उसे उल्टी हुई लालटेन नजर आई जिसमें से तेल बह चुका था और शीशा भी टूट गया था। टूटे शीशे की किरचियां देखकर इसे रात का सारा मंजर याद आने लगा, और इसे यूं महसूस हुआ जैसे काले ने लालटेन के साथ साथ इसकी जात को भी शीशे की तरह किरची किरची कर डाला हो। कल रात जिस कदर कठिन थी, दिन उससे ज्यादा गमज़दा था। आज इसका जिस्म भी दर्दों से भरा हुआ था और दिमाग भी ठीक से काम ना कर रहा था। वो शदीद जहनी दबाव का शिकार थी और काम पे जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। वो वापस झुग्गी में गई, नाश्ता बनाकर काले को दिया जो जाग चुका था, और निहार मुंह फिर से सिगरेट फूंके चला जा रहा था। शादो ने दुखते सर पर कपड़ा बांधा और कुछ देर के लिए लेट गई। शादो शायद सारा दिन ही सोती रहती अगर इसका बच्चा जाकर मुसलसल चिल्लाना ना शुरू कर देता। घर के बहुत से काम भी अभी तलक पड़े थे। वो उजलत से उठी और जरूरी काम निपटाने के बाद अपने टोकरे में खिलौने सलीके से रखने लगी। फिर इसे टूटी हुई लालटेन का ख्याल आया तो वो भी उठाकर टोकरे में रख ली, और साथ ही एक छोटी दूध वाली बाल्टी भी रख ली ताकि वापसी पे बलूंगड़े के लिए दूध का बंदोबस्त किया जा सके। वो गांव में दाखिल हुई तो दोपहर के बाद बच्चे स्कूलों से वापस आ चुके थे। जब उन्होंने शादो को देखा तो वो उतावले होकर इसके इर्द गिर्द जमा हो गए और खिलौने खरीदने लगे। कुछ देर बाद एक बच्चा इसके पास आया और इसे कहा कि हमारे घर चलो, अम्मी बुला रही हैं। यह राणा बरादरी का बच्चा था जिनके दरवाजे पर शादो एक बार पहले भी जा चुकी थी। शादो वहां पहुंची तो इसके बच्चे की माँ जुलेखा बोली, शादो अंदर ही आ जाओ, देखो हमारे घर बहुत से बच्चे मेहमान आए हुए हैं, सब ने खिलौने लेने हैं। शादो जब इनके वसी अरीज घर में दाखिल हुई तो हैरान रह गई। इनके घर के सहन में हर तरफ संगे मरमर की टाइलें लगी हुई थीं और एक कतार में 3 चमकती दमकती गाड़ियां भी खड़ी थीं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो हद दर्जा अमीर लोग थे। वो सहन के बीच फर्श पर टोकरा रखकर बैठ गई तो कुछ ही देर बाद घर में मौजूद 4-5 औरतें भी बाहर निकल आईं और बच्चों के साथ हंसी मजाक करते हुए खिलौने खरीदने लगीं। इतनी देर में बड़े राणा की बीवी जुलेखा बोली, तू सिर्फ घुघु घोड़े ही बेचती है या नाचती गाती भी है? शादो ने जवाब दिया, बीबी जी, कभी कभार गाना तो गा ही लेती हूं मगर नाचना मुझे नहीं आता। जुलेखा बोली, बहुत अजीब बात है कि तू कंजरी है लेकिन इसके बावजूद नाचती नहीं है। नाचना पसंद नहीं है या कोई और मसला है? शादो ने संजीदगी से जवाब दिया, बीबी जी, मैं कंजरी हूं, खिलौने भी बनाती हूं, कभी गा भी लेती हूं, मगर ये लाजमी नहीं कि हर कंजरी नाचे तो ही वो कंजरी कहलाती है। जुलेखा हैरानी से बोली, वाह जी वाह, पहली बार सुना है कि एक कंजरी नाचती नहीं लेकिन वो कंजरी भी है। खैर, ये हमारे मेहमान इंग्लैंड से आए हुए हैं, इन्हें बहुत शौक है पंजाबी गाने सुनने का, अगर तू गाएगी तो पैसे भी देंगे। शादो को जुलेखा के इस अंदाज पर नागवारी का एहसास तो हुआ, लेकिन वो ये सोचकर खामोश रही कि इस गांव की खातीन से बिगाड़ ली तो फिर मेरे खिलौने कौन खरीदेगा। इसने अपनी टोकरी में रखी दूध वाली बाल्टी निकाली और इसे बजाकर गाना शुरू कर दिया। लंबी जुदाई, 4 दिना दा प्यार ओ रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, एक तू सजन मेरे पास नहीं रहे, दूजा मिलन दई कोई आस नहीं रहे, इस पे ये सावन आया आग लगाई, टूटे जमाने तेरे हाथ निगोड़े, जिनसे दिलों के तूने शीशे तोड़े, हिजर की ऊंची दीवार बनाई, हाय लंबी जुदाई। जब शादो ने यह गीत शुरू किया तो इसकी आवाज छत पे बने कमरे तक जाने लगी जहां इंग्लैंड से आया राना नदीम फोन पर अपनी सहेली से गपशप में मसरूफ था। वो इस दिलसोज आवाज को सुनकर बालकनी में आया और जब सहन में झांका तो इसे सहन के बीच बैठी शादो नजर आई, जिसके इर्द गिर्द घर की सभी खातीन और बच्चे खड़े थे। शादो को देखकर राना नदीम ने काल काट दी। वो एकटक शादो को देखे जा रहा था जो किसी शहजादी की तरह लग रही थी। इसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी गाल, सुर्ख लब, ऊंची सतून नाक और इस नाक में छोटी सी नथली थी जो गीत गाने के दौरान मुसलसल झूम रही थी। राना नदीम को यूं लगा कि फोन पे बात करने से कहीं ज्यादा मजा इस नूरे मुजस्सम को देखना और इसकी दिलनशी आवाज को कानों में उतारना था। रेशमा का गाया यह गीत खत्म हुआ तो मजीद गीत सुनाने की फरमाइश होने लगी, लेकिन शादो बोली, बीबी जी, शाम हो चुकी है, अभी मैंने दूध भी लेना है और लालटेन भी ठीक करवानी है, मैं फिर आ जाऊंगी। शादो का अजर सुनकर सब खातीन ने इसे गीत और खिलौनों के पैसे दिए तो शादे के चेहरे पे खुशी के रंग बिखर गए। इसे उम्मीद न थी कि महज एक गीत के इसे इतने पैसे मिलेंगे। इसने टोकरा उठाया और घर से बाहर निकल गई। देहाती इलाकों में शाम होते ही दुकानें बंद होने लगती हैं। शादो गलियों में घूमती घुमाती एक दुकान पर जा पहुंची
जिस पे बड़े बड़े हरूफ हाजी करियाना एंड जनरल स्टोर लिखा हुआ था। इसने अपने सर पर रखा टोकरा दुकान के बाहर रखा, लालटेन उठाई और इस लंबी सी दुकान में दाखिल हुई। सामने ही एक बारिश शख्स कुर्सी रखकर बैठा हुआ था। शादो ने लालटेन आगे करते हुए कहा, चाचा जी, बत्ती का शीशा टूट गया है, आपसे मिल जाएगा क्या? वो शख्स मुस्कुराते हुए बोला, आओ जी, क्यों नहीं मिलेगा, बैठो, मैं अभी डाल देता हूं। शादो पास ही पड़े बेंच पर बैठ गई और दुकान में मौजूद तरह तरह के खाने पीने की अशिया और क्रीम पाउडर देखने लगी। वो बदलती हुई दुनिया के रंग देखकर हैरान हो रही थी। वो कभी कभार खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल करती थी, वरना तो कपड़े धोने वाले साबुन से ही नहाती थी, जबकि यहां तो हर तरह के साबुन के ढेर थे। हाजी साहब शादो की निगाहों का ताकुब करते हुए बोले, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस लालटेन के नाप का शीशा मिल नहीं रहा। तुम्हें कुछ और चीज भी चाहिए, कोई साबुन, खुशबू या क्रीम? शादो बोली, हाँ चाचा जी, क्रीम पाउडर नहीं चाहिए, अगर दूध है तो आधा किलो दूध भी दे दें, और बस जरा जल्दी कर दे, मैंने दूर जाना है। हाजी साहब बोले, चाचा ना कहो, मैं हज करके आया हूं और सब हाजी कहते हैं। शादो मुस्कुराकर बोली, जी ठीक है हाजी साहब, मेरे लिए भी दुआ किया करें। ये कहकर शादो बाहर गई और दूध वाली बाल्टी उठा लाई, जबकि इतने में हाजी साहब लालटेन में शीशा डाल चुके थे। फिर उन्होंने बाल्टी में दूध डालकर रखा और शादो के हाथ में लालटेन देते हुए बोला, जरा चेक तो करो, 1 नंबर शीशा डाला है, बिल्कुल भी पीला नहीं होगा। बत्ती में तेल भी डाल दूं या घर पर है? शादो बोली, हाजी साहब घर पे तेल है। शादो ने शीशे की कीमत पूछी तो हाजी साहब ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। शादो हैरानगी से हाजी साहब को देखने लगी तो वो बोले, पैसों की जरूरत नहीं है, मैं तुझे रोज ही अपनी दुकान के सामने से गुजरते देखता हूं, तू झुग्गियों में रहने वाली कंजरी है ना? शादो नागवारी से बोली, हाँ, मैं कंजरी तो हूं मगर भिखारी नहीं हूं, मैं चीजें पैसे देकर खरीदती हूं। ये कहकर शादो पैसे देने लगी थी कि अचानक बिजली चली गई। हाजी साहब ने दुकान में रखी बैटरी ऑन की, जो यकीनन ठीक तरह चार्जिंग ना होने की वजह से बहुत कम रोशनी दे रही थी। शादो ने इस मध्यम रोशनी में पैसे गिनकर हाजी साहब को देने लगी तो हाजी साहब ने इसका हाथ पकड़ लिया। देख शादो, कितने ही दिन से मेरी तुझ पर नजर है, तू बहुत सोनी है, बस तू इनकार ना करना, ये साथ ही मेरा घर है, थोड़ी देर लगेगी और इसके बाद पूरे महीने का सौदा सल्फ तुझे मुफ्त दूंगा, टोकरा भर के ले जाना। शादो गुस्से से तिलमिला उठी, ओए हाजी, छोड़ मेरा हाथ, वरना। हाजी साहब बोले, वरना क्या करेगी तू? ये कहेगी कि हाजी साहब ने मेरा हाथ पकड़ा? अरे तेरी इस बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, जो मैं कहता हूं मान ले, मौजें करेगी। ये कहकर हाजी साहब ने शादो को दबोचने की कोशिश की तो शादो ने बाजू छुड़वा लिया और उसी असना में बिजली दोबारा आ गई। शादो ने हाजी साहब की सफेद दाढ़ी को देखा और तल्ख लहजे में बोली, मैं तेरी बेटियों की उम्र की हूं, कुछ तो शर्म कर, तेरे मुंह पे सफेद दाढ़ी है और तू कहता है कि मैं हज करके आया हूं, लेकिन तेरे ये करतूत, शर्म कर शर्म, तू हाजी है क्या? हाजी ऐसे होते हैं? हाजी साहब बगैर किसी शर्मिंदगी के बोले, तू कंजरी होकर मुझे शर्म सिखाएगी, जो सारा दिन गलियों में आई कुत्ते की तरह घूमती है? हाँ, मेरी सफेद दाढ़ी है और मैं हज करके आया हूं, लेकिन हज से नामर्द होके तो नहीं आया, मेरा भी तो दिल करता है ना। शादो ने हाजी साहब की पूरी बात सुने बगैर लालटेन और दूध वाली बाल्टी उठाई और फिर शीशे के पैसे हाजी साहब के मुंह पे दे मारे। ओए हाजी, तुझे तेरा खुदा गारत करेगा, अगर तूने आइंदा ऐसी बात की तो याद रखी, मैंने तेरा ये करतूत गामे को बताने हैं और फिर तेरा खूब इलाज कर लेगा। ये कहकर शादो दुकान से निकली, टोकरा सर पर रखा और तेज रफ्तारी से घर की जानिब चल पड़ी। वो हाजी साहब की बेशर्मी और ढिठाई पे हैरान थी। मैं हज से नामर्द होके तो नहीं आया हूं, ये जुमला अभी तक इसके कानों में गूंज रहा था। गमो गुस्से की वजह से इसका दिल तेज रफ्तारी से धड़क रहा था। इसे यूं लग रहा था कि काले समेत दुनिया का हर मर्द ही ऐसा है, हर मर्द ही औरत को पांव की जूती और खेलने वाला खिलौना समझता है। सूरज मुकम्मल डूब चुका था और गांव की गलियों में अंधेरा ही अंधेरा था। वो गांव की हदूद से बाहर निकली तो सामने से मोटरसाइकिल पे आते गामे ने इसे देख लिया। वह हैरान हुआ कि आज इतनी देर से शादो घर क्यों जा रही है। इसने ऐन शादो के पास पहुंचकर मोटरसाइकिल रोका तो शादो को भी रुकना पड़ा। शादो की घबराई हुई नजर गामे पर पड़ी तो अगले ही पल वो पुरसकून हो गई। इसे इतना यकीन था कि गामा कम अज कम इसकी इज्जत पर हाथ नहीं डालेगा। शादो और गामे की तीसरी किस्त सुनने और देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके।